जिस विषय को लेकर एकत्र हुए हैं, जिस विषय पर चर्चा होगी वो है हमारा थाट और राग। थाट हमारा एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि थाट क्या है। कोई बता सकता है? स्वरों का क्रमिक समूह। स्वरों का क्रमिक समूह, इससे भी एक अच्छी परिभाषा हो सकती है थाट की। 7 स्वरों का ऐसा समूह जिनको एक परिवार के मुखिया की तरह देखा गया है और उनके अंदर में बाकी सारे रागों को रखा गया है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छी एक परिभाषा हो सकती है। मेल स्वर समूह स्याद राग व्यंजन शक्तिमान। थाट क्या है? जिनसे रागों की रचना करने की शक्ति हो, जी क्षमता हो, उसे हम थाट की संज्ञा दे सकते हैं। और इस विषय में तो बहुत शोध भी हुए, बहुत रिसर्च हुए, और प्राचीन विद्वानों के और मध्यकालीन विद्वानों के, आधुनिक विद्वानों के कई मत भी रहे हैं जिनको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो क्या थाट को कुछ और भी नामों से जानते हैं हम? मेल, भाव, संस्थान। मेल है, ठाठ भी कहते हैं, और आधुनिक में थाट भी बोलते हैं। पहले क्या बोला जाता था? मेल बोला जाता है। दक्षिणी पद्धति में दक्षिणी जो विद्वान आए उन्होंने मेल कहा, इसको मेल के नाम से संबोधित किया है। और हमारे प्राचीन विद्वानों ने थाट के नाम से थाट, और जब हम आधुनिक समय में आए तो पंडित भातखंडे जी ने इसको थाट कहकर संबोधित किया है। तो ये तो हमारी ये एक प्राइमरी एक इसकी चर्चा हो गई, थाट नाम से संबोधन है। अब इसमें कितने प्रचलित हुए, क्या प्रचलित हुए, कैसे इनकी रचना हुई, कैसे ये उसमें आए, ध्वनि, ये पहले दिन हमने ये भी बताया था, ध्वनि, ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, और सप्तक से थाट। तो ये हमारी ध्वनि से लेकर थाट तक की प्रोसेस हो गया पूरा, ठीक है। इसी प्रोसेस में अब चलते हैं, हम थाट के बारे में जानते हैं कि क्या है, कि थाट क्या है। थाट क्या है? भारतीय संगीत में थाट शब्द की उत्पत्ति संगीत शास्त्रियों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है, जैसे मेल, ठाट और थाट। मेल स्वर समूह स्याद राग व्यंजन शक्तिमान, श्लिष्टोच्चारण में वात्र सतुदार प्रकीर्तिता। अर्थात रागों को व्यक्त करने की शक्ति, रागों को व्यक्त करने की शक्ति संपन्न स्वर समूह मेल कहलाता है। थाट में तो सारे स्वर होते हैं, ना तो कोई वर्जित होता है, पूरे 7 स्वर लगाए जाते हैं, और उसी से रागों की रचना की जाती है। कि हम ये कहते पाए जाते हैं कि जैसे अमुक राग इस थाट से उत्पन्न हुआ है, या अमुक राग दूसरे थाट का नाम लेके बोलते हैं इस थाट से उत्पन्न हुआ है। ये यानी रागों को व्यक्त करने की शक्ति संपन्न स्वर समूह मेल कहलाता है। दक्षिणी विद्वानों ने इसे मेल की संज्ञा दी। मेल के स्वरों का श्लिष्ट मिला हुआ उच्चारण, इसलिए इसे उदार कहा गया है। ये हमारा थाट हो गया। अब इसमें चलते हैं हम, राग तरंगिणी के लेखक लोचन कवि ने क्या कहा है थाट के बारे में, इसको जानते हैं। रागों के वर्गीकरण की परंपरागत ग्राम और मूर्छना प्रणाली का परिमार्जन करके मेल और थाट को सामने रखा। ग्राम और मूर्छना प्रणाली, मूर्छना क्या है? 7 स्वर का क्रमिक प्रयोग है। ग्राम क्या है? वो भी एक समूह है, स्वरों का समूह है। हाँ, विभाजन है। मध्यम षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, और गांधार ग्राम लुप्त हो गया, जो आज के समय में लुप्त हो गया। 3 ग्राम माने गए थे, किंतु 2 हमारे प्रचलित हैं, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, और गांधार विलुप्त हो गया। उस समय तक लोचन कवि लेखक
लेखानुसार 16,000 राग थे जिन्हें गोपियां कृष्ण के सामने गाया करती थी। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी। जी। ये शायद सब लोग जानते हैं या सुना होगा पहले कभी। तो ये गोपियां गाया करती थी। तो ऐसा प्राचीन किंवदंती है, कृष्ण के सामने गाया करती, किंतु उनमें से 36 राग प्रसिद्ध थे। लोचन के बहुत समय तक मेल या थाट के बारे में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। लोचन के बाद, लोचन का ग्रंथ ये किस सदी का है? राग तरंगिणी किस सदी में आता है? मध्यकालीन कवि हुए हैं ये 1655 ईस्वी के लगभग। हाँ। लोचन के उपयुक्त थाटों की पुष्टि की। इनके बाद जो आए हृदय नारायण देव जी ने लोचन के बाद उक्त थाटों को बताया, इन्होंने इनके बारे में विवेचना की। लोचन के बाद किसने की? पंडित हृदय नारायण देव जी ने। से भैरवी, शुद्ध स्वर संन्यासा च संपूर्ण षड्जाति भैरवी भवेत। अब इन्होंने शुद्ध स्वर लिख रखा है, लेकिन भैरवी में तो चारों स्वर कोमल लगते हैं। कर्णाट, ये तो इन्होंने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। जो जो स्वर उस समय लगते थे प्राचीन काल में, उसकी व्याख्या की है। स्वरों के उस समूह को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो। नोट कर लीजिए, स्वरों के उस समूह को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो। नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक, नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक और सप्तक से थाट तैयार होते हैं। ठीक है, एक सप्तक में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल 12 स्वर माने गए हैं, किंतु थाट में हम 7 स्वरों का ही प्रयोग करते हैं। या तो एक ही स्वर के 2 रूप नहीं आएंगे, जैसे रे के 2 रूप हैं, एक ही आएगा। से 12 स्वर जरूर है, लेकिन जब हम थाट बनाते हैं या थाट बनता है तो उसमें सिर्फ 7 स्वर ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कुछ विद्वानों की ये जो चीज़ें हैं थाट के बारे में भिन्न है और कुछ विद्वानों की अलग है, तो इसको लेके चलते हैं या उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे मेल का सैद्धांतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, थाट के विषय में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसको हम लेके चलते हैं। कल्लीनाथ जी के द्वारा ऐसा पता चलता है कि उस समय तक मेल सिद्धांत का प्रचलन हो चुका था। 1446 ईस्वी में मेल सिद्धांत का प्रचलन हो चुका था। पंडित अहोबल ने भी अपने संगीत पारिजात में कुछ पंक्तियां मिलती हैं जिससे इस मेल सिद्धांत का संबंध सीधा जुड़ता है। दक्षिण भारत के मेल संप्रदाय का वर्णन, दक्षिण भारत के मेल संप्रदाय का वर्णन सर्वप्रथम रामा माथ के स्वर मेल कलानिधि में मिलता है। दक्षिण भारत के मेल संप्रदाय
का वर्णन सर्वप्रथम रामा माती जी के स्वर मेल कलानिधि में मिलता है। 29 मेलों में 64 रागों को वर्गीकृत किया गया है। 29 मेलों में 64 रागों को वर्गीकृत किया गया है। अब ये उनका अपना मत है, जैसे रामा माती जी ने 29 मेलों में 64 रागों को वर्गीकृत किया गया है। और सन 1605 में पंडित सोमनाथ जी ने अपने ग्रंथ राग विबोध में राग विबोध में 23 मेलों से 76 रागों के विवरण दिए हैं। 23 मेलों से 76 रागों के विवरण दिए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं ठाट के बारे में। अब इसी क्रम में हम आगे चले। अब पंडित वेंकटमुखी ने कितने रागों ठाटों की दी है चर्चा की है? हाँ, ये सभी को मालूम है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हाँ हाँ, इनकी जो पुस्तक है चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसमें इन्होंने कुल 72 ठाटों की चर्चा की है। तो अब ये 72 ठाट किस प्रकार बने? परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उन्होंने बनाया। हाँ, कॉम्बिनेशन से बने। हाँ, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, वेरी गुड, पढ़ा हुआ है इसका। तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम से 36 राग बना करके 72 राग बनाया। हाँ, इसी तरह से। पुंडरीक विट्ठल जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सद्राग चंद्रोदय, पुंडरीक विट्ठल जी ने अपने ग्रंथ सद्राग चंद्रोदय में 29 मेलों की संख्या स्वीकार की है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने मेल पद्धति में जी ने मेल पद्धति में राग वर्गीकरण के लिए स्वीकार करने वाले सर्वप्रथम संगीत शास्त्री हैं। ठीक है, लेकिन भातखंडे जी ने 10 ठाटों में से ही रागों की रचना स्वीकार की है। उन्होंने कुल 10 ठाट ही माने हैं, जो आज भी हमारे प्रचलित हैं। ये चर्चा हम लोगों ने पहले दिन भी की थी ना। जो हमारा जो आज संगीत प्रचलित है वो पंडित भातखंडे जी की ही देन है। एक ठाट से 72 ठाटों की उत्पत्ति, एक सप्तक से 72 ठाटों की उत्पत्ति। ये किस प्रकार होती? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में क्या आ गए? सारे गामा और रे गा के दोनों रूप और पाधा नीसा, हाँ, धा और नी के दोनों रूप। ठीक इसी प्रकार पूर्वांग और उत्तरांग के मेल से इन्होंने शुद्ध मध्यम से 36 और तीव्र मध्यम से भी 36
यानी कुल कितने? 72। 72 थाट माने हैं। जी ठीक। मैंने 12 चक्र बना के इन्होंने घटप आदि संज्ञा से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है 12 चक्र बना, चतुर्दंड प्रकाशिका में। जी चतुर्दंडी प्रकाशिका ये पढ़ा होगा। जी जी हाँ ठीक। चतुर्दंडी प्रकाशिका का एमए में काफ़ी वो भी है, वर्णन भी है। Yes, ma'am। हाँ तो अच्छे से पढ़ के आ रहे हो। रतन जनकर जी ने इस पर काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी किया है। उनके टेक्स्ट को उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था ये। रतन जनकर जी ने। जी उनका हिंदी अवेलेबल है, श्लोक का जो है वो पूरा एकदम उस टाइप में। हमने कहा ना तो आज क्लास में सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ तक आना ही अपने आप में एक गर्व की बात है। पढ़ने वाले ही आ पाते हैं, अपने आप में एक गर्व की बात है। तो उत्तर भारतीय संगीत से एक सप्तक से 32 थाटों की उत्पत्ति, ये भी एक चीज, एक तथ्य आया है सामने। उत्तर भारतीय संगीत में 32 थाट। हाँ 32 थाट कैसे माने गए? हम ये भी पूर्वार्ध उत्तरार्ध हाँ। के मेल से ही आया है। पूर्वांग और उत्तरांग के मेल से ही Yes, ma'am। आया है। अब पूर्वांग में क्या है? वही Same है, सारेगामा सारेगामा और पाधानीसा, पाधानीसा। दोनों के मेल से 32। हाँ 32। 16 शुद्ध मध्यम से और 16 तीव्र। तीव्र मध्यम से। टोटल सप्तक कितने हो गए? 32। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलें। Yes, ma'am। हम ये 32 थाट का सिद्धांत भातखंडे जी ने दिया। हाँ 32 थाट का जो ये सिद्धांत है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के नियमानुसार है। Yes। उसमें से 10 थाट उन्होंने ले लिया। हाँ जिसमें से मुख्य 10 थाट ले लिए। जो प्रचलित 10 थाट हैं, क्या उनके स्वर पता है अच्छे से? सबको मालूम है Yes, ma'am। जी या कोई कंफ्यूजन है? नहीं, हमें कोई confusion नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? जानते हैं? बताएंगे? मैम जो जैसे रागों की 9 जातियां हैं, Yes, yes, ma'am। मुख्य 3 जाति का सारी स्किप करते करते उनमें से और टोटल 9। संपूर्ण, शाडव और ऑडव, और 3 इनकी संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण शाडव, संपूर्ण ऑडव, शाडव संपूर्ण, शाडव शाडव, शाडव ऑडव, ऑडव ऑडव, ऑडव शाडव और ऑडव संपूर्ण। इस प्रकार ये 9 जातियां हो गई। तो संपूर्ण संपूर्ण जाति का सिर्फ एक राग बनेगा। जी जी संपूर्ण शब्द के साथ बने। 9 बनते हैं। हाँ 9 या 6 ये भी हम बता 6 दें। बने। 6 बनेंगे। संपूर्ण शाडव के 6 बनेंगे। 6 बनेंगे। और नोट कर लीजिए एक बार। साथ को भी स्किप नहीं कर सकते। 15 बनेंगे। हाँ 15 कैसे बनेंगे? मैम, कोई 2 स्वर दो skip के कर सकते हैं, बस सा वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। हाँ सा वाला कॉम्बिनेशन नहीं जी लेंगे। जी मतलब सा हमेशा ही लगेगा, बाकी सब कुछ skip कर सकते हैं। दो स्किप करते हैं। बहुत अच्छी मैथमेटिक्स यूज़ किया है उसमें। हाँ बहुत अच्छी मैथ यूज की है। जी। लिख लीजिए। ऐसे चार्ट बना लीजिए, आरोह जाति, अवरोह जाति और योग। हाँ। ऊपर हेडिंग डाल लीजिए। और जो बहुत समझ के ही पढ़े होंगे उन्हें आज तक याद भी रहेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जिसने समझ के पढ़ा होगा उसको आज अभी भी याद रहेगा, और जिसने थ्योरी ऐसे ही कर ली उससे कोई वही नहीं। ये चीज़ें बहुत समझने की हैं कि एक थाट से 484 राग कैसे बने। संपूर्ण संपूर्ण, शॉर्ट आंसर ये हो सकता है ना कि जातियों के आधार पर। हाँ जातियों के आधार पर। मतलब अगर जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि मतलब एक राग से 484 राग कैसे बने और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो गायन एक थाट से हाँ, एक थाट से। एक थाट से एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति जातियों के कैसे हो सकती है? तो जातियों के आधार पे ही हो सकती जी है, जी Yes, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। संपूर्ण संपूर्ण एक राग, जी yes, ma'am। संपूर्ण शाडव 6 राग। 6, संपूर्ण ऑडव, 15। हाँ नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए।
संपूर्ण ओडो 15, षाडव संपूर्ण 6, षाडव संपूर्ण 4 नंबर, षाडव संपूर्ण 6, फिर षाडव षाडव छचरंग 36, जी षाडव षाडव 36 राग, और षाडव ओडव 15 छक्का 90 राग। 90। ओडव षाडव ओडव 90 लोड कर लिया। जी अब आया ओडव संपूर्ण, ओडव संपूर्ण 15। ओडव के 15, संपूर्ण का 1, तो 15 राग। ओडव षाडव 90। हाँ 15 छक्का 90, 90 राग। और ओडव ओडव मैम ऑडो 15 इंटू 15 225, 15 इंटू 15 225 राग। टोटल आ गया हमारा 484 राग। तो इस प्रकार एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति हुई। क्या दक्षिण भारतीय स्वरों के नाम याद हैं? हिंदुस्तानी तो तुम बता दोगे, षडज, जी याद। कोमल ऋषभ, हाँ, फिर शुद्ध ऋषभ, जी जी शुद्ध गंधार, कोमल गंधार, फिर शुद्ध याद गंधार। है। कौन बता सकता? षडज, शुद्ध ऋषभ, षटश्रुति ऋषभ, चतुश्रुति चतुश्रुति ऋषभ। हाँ। हाँ। फिर इसके बाद शुद्ध गंधार, या पंचश्रुति पंचश्रुति, हाँ खट श्रुति, षटश्रुति, षटश्रुति बोल। उसके बाद फिर उसको अंतर- खट भी बोल अंतर, सकते हैं। हाँ, अंतर्गंधार, मध्यम, प्रति मध्यम, फिर पंचम, फिर उसके बाद शुद्ध दैवत, फिर हमारा चतुश्रुति दैवत। नहीं हाँ। उसके बाद कौशिक निषाद कौशिक- नहीं, कैशिक, कैशिक। कैशिक निषाद और चतुश्रुति षटश्रुति, दैवत। वो हमारा कोमल और इनके कैसे बराबर है, कभी और शुद्ध फिर दैवत। काफी नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अभी भी कंफ्यूजन है आई थिंक। एक बार क्लियर कर एक बार लिख लो। हाँ मैम लिख के बताओ। दक्षिण भारतीय या कर्नाटकी स्वर? दक्षिण भारतीय या कर्नाटक स्वर। पहला है षडज, दूसरा शुद्ध ऋषभ, शुद्ध ऋषभ के बाद शुद्ध गंधार, शुद्ध गंधार को चतुश्रुति ऋषभ भी कहते हैं। शुद्ध गंधार को चतुश्रुति ऋषभ भी कहते हैं। जी। इसके बाद आया हमारा साधारण गंधार। साधारण गंधार को हम खट श्रुति ऋषभ भी कहते हैं। षटकोण या खटकोण बोलते हैं इसको खट श्रुति ऋषभ भी कहते हैं। साधारण गंधार के बाद अंतर गंधार, साधारण गंधार के बाद अंतर गंधार, अंतर गंधार के बाद शुद्ध मध्यम, प्रति मध्यम, उसके बाद प्रति मध्यम, पंचम, शुद्ध दैवत, शुद्ध दैवत के बाद शुद्ध निषाद, शुद्ध निषाद को हम चतुश्रुति दैवत भी कहते हैं। हम कहीं कहीं पर ये व्याख्या है कि इसको पंचश्रुति दैवत भी कहते हैं, ऐसा कहीं कहीं पे पढ़ा है। जैसे मैंने संगीत मैनुअल में ऐसा पढ़ा है कि जो शुद्ध निषाद है वो पंचश्रुति दैवत भी कहते हैं। नहीं, हम इसे चतुश्रुति दैवत ही कहते हैं। मतलब कौन सा एक्यूरेट है, क्योंकि बहुत सारे चतुश्रुति, हाँ एक्यूरेट हमारा चतुश्रुति दैवत ही है। शुद्ध निषाद के बाद कैशिक निषाद, कैशिक निषाद को हम खट श्रुति दैवत भी कहते हैं। कैशिक निषाद को हम खट श्रुति दैवत भी कहते हैं।
इसके बाद आया काकली निषाद। टोटल कितने हो गए स्वर? 12। इसके आगे उत्तरी पद्धति के स्वर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वो तो याद हो गया बहुत अच्छे से। इसका भी शायद रीजन है कि कब हम उसको चतुश्रुति बोल सकते हैं या कब उसको शुद्ध गंधार बोल सकते हैं, वो भी शायद पढ़ा। रीजन जी। है, क्या रीजन है? इसमें जैसे कर्नाटक में कुछ ऐसे राग होते हैं जिसमें हमारा गा भी लग रहा है और मतलब हमारा शुद्ध गंधार भी लग रहा है और उनका हमारा साधारण गंधार भी लग रहा है। तो अच्छा, दोनों को अच्छा। गा बोलेंगे। हाँ। तो इसलिए एक जगह उसको ऋषभ के नाम से दे दिया जाता है, उसका चेंज कर देते हैं, एक को गा बोल देते हैं। हाँ हाँ कि कंफ्यूजिंग ना हो कि वो उसको भी गा बोल रहे हैं गाने में, उसको भी हाँ गा बोल रहे हाँ। हैं। जैसे जिसमें- अपने यहाँ का जोग है वैसे वहाँ पे गाते हैं, तो वहाँ अपने यहाँ कोमल गंधार उनको रे बोल के वो लोग गाते हैं। हाँ। तो ये एक बहुत ऑथेंटिक रीजन है इसके, कि इनके जो नाम दिए गए हैं ये इस तरह से क्यों दिए गए हैं, जी जी। ऑथेंटिक बना दिया गया इसको। दसों थाटों के नाम बता दीजिए। नाम बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरवी, काफी, आसावरी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी। और दोहा किसे याद है? किसी को याद है? लिख लीजिए। गीत संगीत के लोग हैं, दोहे से चलते हैं और दोहे से हर चीज याद भी रहती है। भैरव, भैरवी, आसावरी, ये दोहा मैंने बहुत बेसिक क्लास में याद किया था, छोटे क्लास में। भैरव, भैरवी, आसावरी, यमन, बिलावल, थाट, तोड़ी, काफी, मारवा, पूर्वी और खमाज। मैंने वो लास्ट टाइम बोली थी। तोड़ी, काफी, मारवा, पूर्वी और खमाज। तोड़ी, काफी, मारवा, पूर्वी और खमाज। इसमें एक दोहा और ये किसी ने बताया है, चतुर पंडित यानी भातखंडे जी। चतुर पंडित कौन है? इन्हीं का उपनाम है। ये आया भी था शायद क्वेश्चन में। नेट में आया था और ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि चतुर पंडित कौन है। तो जिन्होंने कुछ ढंग से चीज़ों को पढ़ा हुआ था वो लोग बहुत आसानी से बता देते हैं कि चतुर पंडित कौन है। पंडित भातखंडे जी। यमन, बिलावल और खमाजी, चाहे तो नोट कर लें। यमन, बिलावल और खमाजी भैरव, पूरबी, भैरव, पूरबी, मारव, काफी। मारवा थाट होता है ना। आशा, भैरवी, तोड़ी, बखाने। अब आशा पूरा नाम तो नहीं हुआ। जी, जी। आशा, भैरव, भैरवी, तोड़ी, बखाने, दसमिक ठाक, चतुर्गुणी माने। इसमें से जो भी दोहा तुम लोगों को सरल लगे उसको लर्न कर लो। मुझे तो सबसे आसान यही लगा था, भैरव, भैरवी, आसावरी, यमन, बिलावल, थाट, तोड़ी, मारवा, तोड़ी, काफी, मारवा, पूर्वी और खमाज। इसमें 10 थाटों के एक्चुअल नाम आ गए पूरे। और भातखंडे जी ने ये दोहा दिया हुआ है किताब में। भैरव, भैरवी, आसावरी। तो भैरव थाट में रेधा कोमल, भैरवी थाट में रेगाधारी कोमल, आसावरी थाट में आसावरी, गाधारी। हाँ काफी। आशा। देखिए कंफ्यूजन आया। ये तो एक रिवीजन है बच्चों, ये सिर्फ एक रिवीजन है तुम लोगों का। आसावरी थाट, गाधानी कोमल, यमन, माती, माती,
बिलावल सब कुछ सारे स्वर सारे सुर। तोड़ी रे कोमल गा कोमल माती धाती रे गा धा कोमल कोमल माती माती क्या है? रे गा धा कोमल माती रे गाधा कोमल और माती। तोड़ी राग खूब गाया होगा एमए फाइनल में। किस किस ने गाया? एमए में विलास खानी है, नॉर्मल विलास थोड़ी खानी, है। नॉर्मल तोड़ी। नॉर्मल तोड़ी बीए में है। बीए थर्ड ईयर में मैम हाँ, हमारे मियाँ यहाँ की थी तोड़ी। गुर्जरी तोड़ी थी और मियाँ की तोड़ी भी हाँ थी। एमए में शायद गुर्जरी तोड़ी है फाइनल में। नहीं विलास खान विलास खानी भी है, गुर्जरी भी है। हमारे सिलेबस में हम था यहाँ। भोपाल तोड़ी है। हाँ भोपाल नॉन तोड़ी, डिटेल भोपाल जी डिटेल हाँ इधर भातखंडे का सिलेबस अलग है। जी भोपाल थोड़ी नहीं भोपाल तोड़ी डिटेल थर्ड पेपर करा था। तो तोड़ी रे गाधा कोमल और माती। इसी में तोड़ी काफी गानी गानी कोमल गानी कोमल। ये तो क्लास 10 से गा रहे हैं। एक ये चीज म्यूजिक में बहुत कॉमन है कि सारे राग एमए तक, हाँ उन्हीं में से रागों की रचना होती रहती है, तो एक रिवीजन भी होता रहता है। रागों का एक रिवीजन भी होता रहता है काफी। मारवा मारवा रे कोमल माती पूर्वी रे धा कोमल माती खमाज नी नी कोमल सिर्फ निकोमल। जी। यस थोड़ा सोच के बताइए। मैम आरो में सारे स्वर थाट में मगर मैम नी बोलेंगे। अवरोहात्मक नी वो कोमल राग खमाज में दोनों लग जाते हैं, मगर थाट में खाली नी कोमल ही बोलेंगे। अवरोहात्मक नी कोमल ऐसा किसी ने बताया। हाँ मीन्स वो राग में तो ऐसा ही है, गामा बाधा निसा शुद्ध नी है। अवरोहात्मक नी कोमल, अवरोहात्मक नी कोमल। ठीक है, कोई संशय? नो मैम ठीक है, आगे चले। हम जिसे रेगा धनी वो उसमें कोमल है तोड़ी में, अगर चारों कोमल कर दें मत तो कर दें कोई नया था नहीं बन जाएगा। नए थाट की रचना हम क्यों करें? ऐसे बहुत सारे हमारे तो विद्वान लोग बहुत है ना, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। अभी 72 थाट बोले ना, 72 भी बन सकते हैं बच्चों, लेकिन तो नए हमारे राग लिए भी तो तो उतने ही हम लोग बहुत है ना। authentic, किसी उसमें नहीं, जैसे चंद्रकोश है हाँ, नए रागों की रचना कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन अच्छा किया है भाई। रेगा यानी कोमल कर दिया, मातीफ कर दिया, नया थाट बन गया। नया थाट तो बन गया। और ये लेकिन अगर इसको अगर रखा जाएगा तो ये भातखंडे जी के किसी थाट में नहीं आएगा, नहीं आएगा। कई सारे ऐसे राग हैं जैसे चारुकेश और जो बहुत प्रसिद्ध एमएमए राग है, जो कॉज जिसको हम भैरवी के तर्ज पे गाते हैं, मतलब भैरवी थाट के आधार पे गाते हैं, बट एज इट इज तो हम नहीं उसको पा सकते, क्योंकि उसमें भैरवी तो नहीं, क्योंकि गा के दोनों रूप लग रहे हैं। तो हम कैसे उसे मतलब राग तो थाट तो कोई नया बन सकता है, क्योंकि कई आधुनिक राग ऐसे हैं हाँ जो पुराने 10 थाटों में केवल हाँ डाले गए हैं, बट वो ऑथेंटिक नहीं। नहीं है। राग तो मैम बनाए जा सकते हैं, मतलब वैसे भी स्वर का खेल करके इसके हाँ, मैथमेटिक्स हाँ, यूज करके बनाए जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसमें बनाए जा सकते मतलब हैं। राग का जो गुण होता है उसमें रंजकता होनी चाहिए, हाँ। वो जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर उसका मतलब नहीं रहेगा। हाँ, नए राग बनाने का तो कोई औचित्य थाट नहीं। भी- अगर राग का गुण नहीं है, अगर उसमें रंजकता उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो But उसको मैं बनाने का अगर- कोई औचित्य नहीं है। बट अगर बिल्कुल मैं सही, सही। शास्त्र पक्ष से उस चीज को देखेंगे, तो अगर 10 क्योंकि कहा जाता है कि थाट से राग की उत्पत्ति हुई है। अगर हाँ। अभी हमने ये लिखा है, हाँ, तो थाट से ही अगर- राग की अगर उत्पत्ति हम हुई। थाटों का आधार स्वरों के रूप में बांधते हैं, तो जैसे अगर हमने भैरवी लिया, तो फिर ऑथेंटिकली हमें रेगा धानी कोमल लगाना ही लगाना है। बिल्कुल लगाना पड़ेगा। है ना, तो फिर हम ऐसे जो कोश को कैसे, क्योंकि हम तो रे लगा ही नहीं रहे हैं उसमें। जो कॉस में तो एक अलग ही गामा चीज गासा, है। हाँ, दोनों वही तो। गंधार, दोनों कई सारे निशान। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हाँ, हैं, जैसे ये मान लीजिए अपवाद है। शुद्ध अगर रखें कल्याण तो है, काफी थाट के उसमें- अंतर्गत भी आ सकता है, काफी थाट। जी मैम। हाँ, जी जी बट लेकिन गा का दोनों रूपों का तो कोई मतलब वही नहीं है ना, कि कोई ऐसा थाट ही नहीं बना जिसमें हम किसी भी स्वर भातखंडे के जी का दोनों ये रूप मत था प्रयोग किए कि जाते जिस राग में कोई अंग प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है उसका, तो उस थाट में मान लिया गया। जैसे कॉन्ट्राडिक्ट राग थे, जैसे कि बसंत मुखारी है एक, तो जैसे भैरव भैरवी, उसमें जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा, मतलब जिस अंग का प्रभाव ज़्यादा। अब वैसे देखा जाए तो जैसे बिलास खानी तोड़ी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो अभी क्वेश्चन किया है। ये भैरवी थाट से मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि तोड़ी का प्रभाव उसमें नहीं है, भैरवी ज्यादा दिखता है। नहीं, गाते तो इसे तोड़ी हम थोड़ी हम सी आगे- गाते हैं। स्वर का जो है मतलब भैरवी की तरह रे गा धानी कोमल है उसमें, हाँ, तो उसका जो
थाट मीन्स राग भैरवी के स्वरों हाँ, को स्वरों। तोड़ी अंग से गाने पर ही विलास हाँ विलास खानी तोड़ी बनता है। इसको घर जाके पढ़ना भी। जी जी Yes, इसमें तो मध्यम तीव्र नहीं है। हाँ। नहीं तोड़ी का तो ये पहला ही अंग नहीं है, देखा जाए तो पहला पक्ष नहीं है। लेकिन अभी जो क्या नाम बेटा तुम्हारा? राहुल सिंह। राहुल सिंह। राहुल ने ये बात कही, जिस अंग का प्रभाव ज्यादा ज़्यादा दिखे जी जी वो अंग उसमें प्रभावी हो जाता है। तो विलास खानी तोड़ी भैरवी थाट से जरूर है, लेकिन इसमें तोड़ी अंग का प्रभाव ज्यादा, तोड़ी अंग से ही गाते हैं इसको। जी जी। तो इसका नाम कई सारे राग ऐसे कि उनका नाम वो है मगर उसमें वो आया जैसे गोरख कल्याण, कल्याण उसमें दिख ही नहीं कल्याण रहा। है नहीं है। नाम है गोरख हाँ, कल्याण हाँ, मगर कल्याण है ही नहीं उसमें कहीं। बिल्कुल। माँ भी शुद्ध है, अब जैसे गंधार भी नहीं बहुत लग रहा। सारे नेट में यही क्वेश्चन आ जाए, राग विलास खानी तोड़ी किस थाट से उत्पन्न है? सही बात है। ज्यादातर बच्चे गलत कर देंगे, सही बात है। ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत कर देंगे तोड़ी लिख के। गोरख कल्याण, हाँ ठीक है। इन सब चीज़ों को बहुत ऑथेंटिकली पढ़ना चाहिए, उसको मानना भी चाहिए कि क्या ऑथेंटिक है, उस चीज़ को जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और म्यूज़िक के स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत आगे रहते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से, भाई ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि विद्वानों के तो विभिन्न मत हैं, लेकिन हमें किस मत से चलना चाहिए, हमको किस मत के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, ये भी हमें जानना चाहिए। और संगीत मैनुअल को लेके नहीं चलना। जी। हाँ हाँ, वो केवल उसमें ऐसे हाँ। देखा था मैंने। हाँ उसके क्वेश्चन पेपर्स लगाने के लिए खरीदे। हाँ हाँ बस बाकी तुम्हें चलना इन्हीं किताबों से, ये जो विद्वान लोग लिख गए हैं। रेफरेंस बुक जो है मैम एक्चुअली उन्हीं से डेटा अगर आप कलेक्ट करते हो ज़्यादा हाँ अच्छा हाँ वो ज़्यादा सही है। और किसी भी एक्स्ट्रा किताब की तुम्हें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो एक तुम्हारे एक जनरल पेपर्स कैसे आते हैं हाँ बस मैम, बस हाँ, इसीलिए हाँ। वो बुक परचेज कि हाँ हमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। होता क्या है कभी कभी कुछ एकदम, जैसे एक बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम ये बताइए माता पार्वती ने किस राग की रचना की? हाँ देखो इसको मालूम है, कौशिक राग की रचना की। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, हमने कहा बच्चों इसको गूगल से देख के आना। जी जी। मैम पार्वती हाँ। 5 राग शंकर जी ने और 1 राग पार्वती जी के मुख से निकला था। वो 5 राग शंकर जी ने, शंकर जी ने। कौन कौन से? मैम भैरव, मेघ, श्री, पंचम। मल्हार और एक कोई और। केदार भी होते हैं। मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैंने हाँ। उसका प्रॉपर नोट्स बनाया। मैं इसको नोट करूँगी। मैं आपको फिर एक बार इसको देखकर भेजूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे ठीक है, हो सकता है उसमें एक आध राग कुछ इधर उधर हो। और माता पार्वती ने कौशिक राग। कौशिक। कौशिक राग की Yes, रचना की। तो वो बच्चे बोले कि मैम ये तो हमें मिल ही नहीं रहा। हमने कहा ठीक है गूगल से देख के आना। जो चीज़ें नहीं मालूम है तो उनको खोज के निकालना है, Yes, जी जी। जो चीज़ें नहीं पता है हमें उन्हें खोज के निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा थाट लगभग कंप्लीट हो गया है। और इनके जो 72 थाटों के नाम है ये सब तुम लोग पढ़ ही लोगे किताबों से, उसको कंप्लीट कर लोगे। वो कहीं लिखने को नहीं आते, लेकिन बस एक वो कट पे आदि का हाँ। वो आता है, हाँ। उससे क्वेश्चन बनते हैं कुछ। हाँ ठीक है। उसमें नाम भी याद करने का मेथड दिया गया है। 72 नाम? हाँ, नहीं मेथड दिया गया है कि मतलब फला नंबर पे कौन सा राग है वो निकल जाता है मैम उसमें एक क्या चक्र क्या कट पे है। आदि बनाया विधि से तो उसको उस निकाल उस सकते विधि से हैं। नाम निकल अच्छा जाता है। अच्छा, कट हाँ ये मेथड हमें बताना, ये मेथड जरूर बताना। मैम ये बहुत अच्छा मेथड है कि उससे मतलब ये क्वेश्चन भी आयोग के पेपर में आ जाता है कभी अच्छा कभी। अच्छा, उसमें कट प्याद का अलग अलग डिजिट दिया है, कट संख्या दिया है प्याद। जी। हाँ, और मैम। उसे जो हमारा ये है बहुत अच्छे। अब देखो नई चीज़ें निकलती हैं। मैम इससे बहुत रिसर्च हुई है, मतलब इवन फॉरेन के बहुत लोगों ने इस पर लिखा भी है। एंशियंट टेक्स्ट उसको जोड़ कर देखते हैं कि जो न्यूमरोलॉजी हमारी जो आई थी ग्रहों का जो चाल है उससे भी उन्होंने एक करके बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिखा है उन्होंने। हाँ तो रिसर्च तो होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। कट पे आदि वाला बहुत ऑथेंटिक है, ऐसे हाँ। 72 राग, अब 72 थाटों के नाम तो याद करना तो Yes, बहुत, मैम, ये technique अब से- 22 श्रुतियों के नाम तो याद नहीं होते बच्चों को। मैम इसीलिए निकाला 22 श्रुतियों के नाम याद नहीं होते हैं, ये तो एक और आ गई 72 की संख्या। और मैम, फिर बड़ा अच्छा सीक्वेंस है, अगर कोई लर्न कर ले तो भूल नहीं सकता। भूल नहीं सकता, ये तो एक असंभव को संभव बना दिया है। बताइएगा जिसको याद है मैम, शेयर मेरे को करिएगा। याद है पूरी। हाँ याद है। हाँ, 22 श्रुतियाँ।
श्रुति नहीं, वो हाँ वो 72 वाला। उसका एक 72 method है। वाला। कट पे आदि, हाँ हाँ, कट कट पे पे। आदि भी अच्छा है। हाँ। उसका एक मेथड है, कहाँ से हाँ लेकर ठीक कितने है, लेटर्स ये हम लोग एक दिन से लेकर सीखेंगे। कितने आज तो वैसे मेरा यहाँ पे 3rd लेक्चर है, उसके बाद भी मैं आऊँगी तब ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं राग पे। राग क्या है? स्वरों का ऐसा समूह जो समूह जो सुनने के लिए- श्रोताओं के चित्त का रंजन करे, राग कहलाता है। हाँ और जिसमें कम से कम 5 स्वर। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक ये तरफ हुई 7 या ऑथेंटिक बात, 5। ये हुई कम से कम कम 5 और 5 ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से अधिक से अधिक ज़्यादा 7 स्वरों का प्रयोग हो, ऐसी रचना जी। जो श्रोताओं के चित्त का रंजन करे, राग है। राग कहलाती है। ठीक, ये परिभाषा हम लोगों ने छोटे में पढ़ी थी, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी ये उतनी ही ऑथेंटिक है। योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंज को जनचित्ता नाम सा राग कथितो बुद्धि। ठीक, Yes. ये याद करते थे श्लोक, हाँ, लिखते भी थे। लिखते भी थे, Yes, ma'am. तो उन बच्चों ने तो बहुत अच्छे नंबर पाए होंगे। चलिए, हमारे ज़माने में ऑब्जेक्टिव था नहीं, याद- वो आपने मेरे श्लोक वाला याद जो वाला भी भी जो बोला था, वो मुझे याद है, मैं रन नहीं कर रही थी उसको, पूरा रन याद नहीं आ रहा था। मैं संस्कृत याद नहीं होता था, मतलब हमेशा कुछ संस्कृत याद नहीं, जबकि संस्कृत याद कर लो तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, Yes, ma'am. रटंत विद्या की जरूरत पड़ती नहीं थी। हम लोग क्या करते थे, सिर्फ श्लोक याद कर लेते थे, कभी कभी लिखने में मतलब बस श्लोक से सारा अर्थ लिया, उसको श्लोक Follow लिख भी दिया तो किया। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ जाता था। इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ा, नंबर भी अच्छे मिले, Yes, और रटना भी नहीं लोग पड़ा। कहते हैं कि थ्योरी में नंबर नहीं आते, मैं तो सोचती हूँ कैसे नहीं आते, आराम से आ जाते हैं थ्योरी में नंबर। आपकी राइटिंग अच्छी है ना दीदी? अभी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं दिखा दूंगी, हाँ मेरे नोट्स बने हुए हैं। तुम्हारी राइटिंग गड़बड़ है, हाँ। मैंने पहले दिन देख लिया था। मैम हमारे भी खूब नंबर कटते थे हिंदी तो हिंदी लिखी नहीं जाती है उससे बहुत। नंबर बहुत कटते हैं बेटा, हाँ। बहुत कटते हैं, राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे एमए में 91 नंबर थे। बहुत अच्छे। एमए में फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं हुआ हमारा और सेकंड ईयर में एमसीक्यू रहा तो प्रैक्टिस और नहीं हुई। अच्छा था ना, नहीं हो पाई। एमसीक्यू था, पूरे पूरे नंबर ला सकते थे। कितने नंबर है फाइनल? 98 दोनों में। दोनों में, हाँ, एमसीक्यू में, हाँ एमसीक्यू दोनों। तो वो भी बिना नॉलेज के तो नहीं हो हाँ, सकता, बिल्कुल भी नहीं। एमसीक्यू में तो नहीं आ सकते मैम। हाँ बिल्कुल नहीं आ एमसीक्यू में सकते, तो आप बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल गेन ही नहीं कर सकते। मेरा- थॉरली पढ़ा नहीं है। मेरे 2 गलत हो गए, वो भी आते हुए क्वेश्चन हमें। फिर भी बहुत अच्छे नंबर 91 98 98 दोनों में। 98 सिर्फ 2 नंबर गए, 2 क्वेश्चन गलत है। एमसीक्यू की भी प्रैक्टिकल के अगर मार्क्स मिल practice- जाते तो बहुत बढ़िया मतलब नंबर होते। प्रैक्टिकल हाँ, हुआ ही नहीं, फर्स्ट ईयर में हुआ ही हुआ था, नहीं। उसके मार्क्स ही नहीं मिले। मार्क्स मिले ही नहीं। हाँ उसमें नहीं चले। 80 मार्क्स आपको जिसको मतलब एक राग भी आता है वो भी 80 वाला। लेकिन कुछ मार्कशीट तो दी होगी। हाँ मतलब उसमें मार्क्स रिजल्ट आया, उसमें 80 मार्क्स लिखे बिना प्रैक्टिकल हुए, बिना सबको 80 मार्क्स। लोग ये एवरेज कहें मार्किंग कि- होगी। हाँ, लोग ये कहेंगे थ्योरी अच्छी है, प्रैक्टिकल लगता है नहीं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि कुछ नहीं आता, नंबर इतने ले गए, जी। देखा है, मेरी अपना अनुभव है बच्चों में। तो आपका तो परफॉर्मेंस ऐसे ही पता चल जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस जी। बस। तो इस चीज़ को तो सोचना ही नहीं है। ध्वनि की विशिष्ट रचना, ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को राग की परिभाषा। ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो,
स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो और जो मनुष्य के चित्त का रंजन कर सके। जो मनुष्य के चित्त का रंजन कर सके उसे राग कहते हैं। राग में कुछ विशेष बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। वो विशेष बातें हैं। स्वरों कितने स्वर होने चाहिए, दोनों स्वरों कम के से साथ कम में? 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। हालांकि ये मैम डेफिनेशन बहुत जल्दी बदल जाएगी। ऐसे कई सारे राग हो गए जो 3 स्वर के भी हैं। जैसे 4 स्वर का राग तो हिंडोल, जिसे हिंड- भातखंडे जी ने माना है। हिंडोल हो गया। चतुस्वरी राग है। अद्भुत कल्याण हो गया, 3 स्वर का मानश्री हो गया, सागा पा मात्रा। अच्छा अच्छा, तो ये अपवाद स्वरूप माने जी, जाएंगे। जी। हाँ, अपवाद स्वरूप मैम माने दूसरा भातखंडे कोई आएगा नहीं है मुझे लगता है, जाएंगे। नहीं, कभी नहीं आएंगे। क्योंकि वो जो कर गए वही हाँ, पढ़ के। वो जो कर गए, हाँ, हमारा जो उत्तरी संगीत है उन्हीं की देन है। जी, ना हुए हैं ना होएंगे, बस Yes. जैसे जो कलाकार हो गए जी। अब दोबारा शायद नहीं होंगे। जी, उन्होंने इतना हाँ। खोज के रख दिया कि इतना खोजने इतना की अब जगह हाँ, नहीं है। हाँ, अब जगह नहीं, गुंजाइश ही नहीं। जो हम पढ़ने बैठे हैं वो उन्हीं की वजह से बैठे हैं। हाँ, जो हम आज सीरियसली। चर्चा कर रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है, सारा कुछ उन्हीं की देन है। और बेसिकली उत्तर भारत हाँ। तो वैसे ही उनकी देन ही है। राग किसी ना किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। ध्वनि की एक विशेष रचना हो। मैम ध्वनि की विशेष रचना मतलब स्वर संगति ऐसा कुछ। ध्वनि की मतलब जो चित्ताकर्षक हो। स्वर संगतियाँ जो हाँ। होती हैं। कुछ एक विशेष स्वर संगति, एक विशेष स्वर संगति हो उसमें, तभी तो एक नए राग की रचना होगी। जी, रिपीटिशन होगा तो फिर तो नया कुछ भी नहीं निकलेगा। जब कुछ नया हम निकालेंगे तो यानी कुछ अलग हो। जी, रे नी सा रे गा पा धा मा गा रे गा रे सा रे नी धा सा। ठीक, तो ये कुछ अलग हुआ, जी। हमने इसका नाम रख दिया विलास खानी तोड़ी। तोड़ी में तो और भी है, जी। भोपाल तोड़ी आता है किसी को? जी। करो। सा रे गा पा दा सा आ ये हो गया हमारा भोपाल तोड़ी। कैसे बना भोपाल तोड़ी? भोपाली भोपाली में रेधा कोमल करके और तोड़ी अंश के तोड़ी साथ गाया हाँ। भोपाल तोड़ी। रेधा कोमल कर दिया और तोड़ी अंश से। तोड़िया। तोड़ी अंग से गाया। क्या हो गया? भोपाल। सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा धा गा सा। ठीक, जी, सा रे गा रे सा धा सा। राग भूपाली में तोड़ी। तोड़ी का प्रयोग, तोड़ी के स्वरों का प्रयोग। ठीक हो गया हमारा भोपाल तोड़ी। रंजकता यानी सुंदरता हो। जी, राग का प्रमुख गुण सुंदर नहीं होगा भाई उसे सुनेगा कौन? राग जब तक सुंदर नहीं जी। होगा तब तक उसे सुनेगा कौन? कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुनेगा। कम से कम 5 स्वर अवश्य होने चाहिए। ये बात पहले भी हम लोगों ने जी। डिस्कस की। राग के एक स्वर के 2 रूप पास पास लेने का शास्त्रकारों ने विरोध किया है। 2 रूप एक साथ लेने का शास्त्रकारों ने विरोध किया है।
किंतु फिर भी किसी एक राग में ललित। लगते हैं। हाँ, ललित। ललित और ललित अंग से गाने जाए वाले, जैसे बसंत हो गया, बसंत में भी ललित का प्रयोग गाने का उसका। बसंत में किसका है? ललित का एक फेज लगता है। ललित का एक हाँ। पेज जरा गा के सा बताओ। संग मंद सा संगिंद प मग मग रे सा मग मग। कुछ लोग इसको ये पोर्शन ललित वाला लगाते हैं बसंत में, कुछ घराने में नहीं लगाते कुछ हैं। लोग नहीं लगाते हैं। जी, मगर मैक्सिमम 80-90% हाँ, या ललित ललित का मध्यम कौन बताएगा? ललित का, ललित का मध्यम लगाओ। ना, ऐसा मगर कोई राग नहीं है। सा मा इन रागों का गा मा 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 गा। मैम इतना ही अभी मुझे याद है जो नींद रेंगा मा 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 गा शाबाश, वेरी गुड। मंदा मा मा गा मा गा रे सा। ललित का मध्यम निरे गा मा 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 गा मा गा रे सा नि ध नि मा ध नि रे सा नि रे गा मा 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 गा मा गा रे सा नि रे गा मा। ठीक, तो राग ललित एक अपवाद स्वरूप आ गया, दो स्वरों का पास पास प्रयोग जो किसी भी राग में नहीं पाते हैं। मैम शुद्ध सारंग में मैंने देखा है कि साथ में दोनों मध्यम यूज करते हुए लोग मीड से ले लेते हैं, मगर वो क्लियरली खड़े खड़े नहीं लगाना उसको। शुद्ध मीड से सारंग सब- में जी, दोनों मध्यम यूज करते दोनों हैं। मध्यम का प्रयोग। जसराज जी एक को- साथ नहीं है लेकिन एक उसमें। साथ नहीं है ना। वो मीड से तो हम किसी को भी लेंगे तो दोनों स्वरूप आ जाएंगे, मगर एक साथ नहीं सबसे है। मतलब जो देखने वाला है वो यही है, ललित है। हाँ, ललित। सीधा हाँ। सीधा खड़ा खड़ा। और ललित सर्वविदित भी है। जी जी। सर्वविदित है, सभी को मालूम है कि दोनों स्वरों का, दोनों मध्यम का पास पास प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किसी राग में करेंगे भी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ललित इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हाँ। उसके शुद्ध मध्यम से अगर देखा जाए तो हम लोग तोड़ी गा रहे हैं, तो पूरा तोड़ी रागी है, तो इसलिए वो सुनने में बढ़िया लगता है। मैम पंडित जसराज जी के मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें दोनों मध्यम लगाए थे उन्होंने केदार। हाँ, लगते हैं दोनों मध्यम लगते हैं केदार। केदार में दोनों हाँ, दोनों मध्यम। मध्यम ही तो लगते हैं, लेकिन शास्त्र- एक्यूरेट पास पास नहीं लगता है। पास पास। दोनों का करेक्ट स्वर सॉन्ग नहीं। हाँ, केदार के वो ललित का अंक, ललितांक से नहीं लगाते वो अपना वो अलग है। हाँ। सा मा मा प केदार- मा प दा प मा। वहाँ पे एक जगह पे हम सामा मापा से के वो साथ तो में- उसमें ये उस लगते ही है स्वर, दोनों स्वर तो मध्यम का लगते प्रयोग ही है हैं। उसमें। मैम जैसे तीव्र माँ के बाद हम स्लाइड जैसे मीड से आ रहे हैं, शुद्ध माँ से होते हुए नीचे सा पे आ रहा है। कैसे? हाँ। मैं सुनाऊँ अभी मैम मुझे वो एक्चुअली उन्होंने गाया तो मैं मीड से तो वो दोनों स्वरूप अपने आप किसी भी में करेंगे, मीड तो लग ही जाएगा। खड़े खड़े नहीं लगाने बस। चलो ठीक है, किसी राग में षड्ज स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता है, ये भी सबको मालूम है। पंचम वर्जित हो जाएगा, मध्यम वर्जित हो जाएगा, पर सा नहीं होगा। षड्ज कभी भी वर्जित नहीं होता है। राग में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। आरोह अवरोह जी। दोनों ही होने चाहिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। राग में आरोह अवरोह दोनों ही होने चाहिए। इसी से हमें ज्ञात होता है कि राग किस जाति का है, जी जी संपूर्ण संपूर्ण है या संपूर्ण शाडव है। जी। इसी से हमें ज्ञात होता है कि राग की जाति कौन सी है। मध्यम और पंचम ये दो स्वर एक साथ तथा एक ही समय कभी भी वर्जित नहीं होते। जी। एक पॉइंट ये भी है बहुत महत्वपूर्ण कि मध्यम और पंचम एक साथ कभी भी वर्जित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे पूरिया में हम क्या स्वर लगाते हैं? पूरिया में नी कोमल रे शुद्ध गा तीव्र मा शुद्ध धा शुद्ध नी सा। क्या?
नी कोमल रे शुद्ध गा तीव्र मा शुद्ध धा शुद्ध नी रे कोमल माती माती ठीक, पंचमी वर्जित। पंचम वर्जित। तो 6 स्वरों का हो गया। जी आता है किसी को पुरिया? क्लियर है? मैम आता तो है लेकिन गलत हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि कोई नहीं, थोड़ा मारवा हम यहाँ किसी उसके लिए नहीं आए, हो जाने दो। अगर हम इतना डरेंगे तो हम गा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना राहुल? जी। हम उस गलती को सुधार भी तो सकते हैं। एग्जैक्ट जी कोशिश करो। सा नी इसको मास्क को हटा दो। नी नी रे सा नी रे गा गा मा गा रे नी नी रे सा। मतलब थोड़ा सा निशान और गंधार और मैम रुकेंगे तो पूरी और ज़्यादा आएगा सामने। तुम करो। सा नी ध नी नी मा ध नी रे सा शाबाश, बढ़िया। नी गा रे और सा अच्छा करो, और। नी रे गा मा गा रे सा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अविनाश। अविनाश। राहुल और राजेश राजेश, कोशिश करोगे? जी। नी गा रे नी धा नी मा नी रे सा सा नी मा धा नी रे सा गा रे सा ने गा मा ने मा द नी रे सा ने मा गा मंद नी मा नी रे सा। ठीक है, पीछे करो। मैंने ऐसा माहौल बना दिया कि अब तो साफ ही करेगा। आलोक जी, इसमें रियाज है कुछ परफॉर्मिंग आर्ट है तो हमको दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। म्यूजिक क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट है। ठीक है ना आलोक? सा ने रे रे सा ने ध नि मा ध नि रे सा नि रे गा मा ग रे सा नि ध नि मा ध नि रे सा। ठीक है? नि रे गा मा धा गा मा ग रे सा नि ध नि मा ध नि रे सा नि रे गा मा धा गा मा गा मा ध नि धा मा गा मा ग रे सा नि ध नि मा ध नि रे सा। ठीक? तो
हर राग का जो स्वरूप है, जो चलन है, उसके साथ किसे जस्टिस करना है? हमको। ठीक है, जिसको हम रियाज के द्वारा बेहतर कर सकते हाँ बेहतर कर सकते हैं, दिन प्रतिदिन उसको बेहतर कर सकते हैं। ये हुई हमारी राग से संबंधित चर्चा। राग में वादी संवादी स्वर अवश्य होते हैं। वादी क्या है? मुख्य स्वर राग का राजा। राग का राजा। राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है या जिस स्वर पर रंजकता, जैसे यमन में गंधार है, निषाद है, संवादी निषाद है, तो जिन पर सबसे ज्यादा आकर्षण होता है वो हमारे वादी संवादी हो गए। ठीक, राग एक से कुल कितने राग माने गए हैं? क्या मालूम है किसी को? कुल कितने राग माने गए? ऐसा हैं। 264 या 484? एग्जैक्ट लिमिट नहीं है। हाँ, बनते ही सही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। बनते ही जा रहे हैं। बनते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऑथेंटिक मैम देसी राग जो माने गए टोटल 264 माना गया है देसी राग। देसी राग हाँ, 264 माने वो गए, शास्त्रकारों ने बताया। शास्त्रकारों ने बताया। किस ग्रंथ के अनुसार? ये रत्नाकर जी ने बताया है। रत्नाकर जी ने देशी राग 264 बताया। हाँ, ये नोट कर लीजिए। अधुना प्रसिद्ध राग तेरा। अधुना प्रसिद्ध राग तेरा। अधुना प्रसिद्ध राग 13। तेरा संख्या तो बहुत कम है। मैम अधुना प्रसिद्ध, ये प्राचीन काल में थे। जाति गायन और राग गायन का जब समय था उस बीच अच्छा, में अच्छा। जो राग थे, उन्हें अधुना प्रसिद्ध। संगीत रत्नाकर में इनकी संख्या 13 मानी गई। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। एक दूसरे से जो भी पता चले वो उसको नोट करते जाए। अधुना प्रसिद्ध राग 13 माने गए। देशी रागों की संख्या 264। संगीत रत्नाकर जी के अनुसार 264। जी रत्नाकर ने 264। संगीत रत्नाकर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कितने माने गए राग? रागों की संख्या कितनी मानी गई? मैम 6 मुख्य राग माने गए जो वैसे वो मैम मत के अनुसार अगर बोलेंगे श्रीमद् भगवत में हाँ, मत के अनुसार 6 राग 36 राग दिए हैं। यस मैम। और मुख्य 4 मत थे, यस मैम। शिव, हनुमत, कृष्ण और भरत। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद रजा ने भी दिया है नगमाते आसक्ति में। हाँ हाँ, उन्होंने भी इसकी चर्चा की है। 6 राग 36 रागनियों में उन्होंने हाँ। दिया। उन्होंने सबसे अच्छा था राग रागनी की सबसे आखिरी आखिरी चर्चा उन्होंने मोहम्मद रजा जी ने ही दी है। नगमाते बिल्कुल आसक्ति। सही, बिल्कुल सही। थोड़ी ये खूब पढ़ती। नहीं मैम, प्रैक्टिकल भी करते हैं, बट अभी एक्चुअली मैं मेरी बैक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, अच्छा। मैम मेरे बैक में हेयरलाइन क्रैक हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं कर रही थी, तो मतलब रियाज तो बिल्कुल ही खराब हो गया था। मैं 1 घंटे से ज़्यादा भी नहीं कर सकती। तो म्यूजिक में शास्त्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रायोगिक हमारा। तो प्रायोगिक को साथ लेके भी शास्त्रों की अध्ययन करें। तो मैं उन दिनों दोनों चीजें बराबर उससे लेते हुए चलें। और कभी भी ये नहीं घबराएं, कभी भी नहीं घबराएं। वो किसी से भी गलत हो सकता है। जिसका रियाज कम होगा उससे राग गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी हो। और संगीत एक सतत सीखने की प्रक्रिया है, उसमें जरा भी ना घबराएं कि जरा सा इधर उधर हो जाए। प्रयास से ही हमारा राग बनता है, और जितना हम रियाज करेंगे और राग को उतना अच्छा सिद्ध करेंगे। मैंने जब मैं एग्जाम मतलब एग्जाम के सामने आया तो मैंने उनसे बोल दिया कि हाँ। मतलब ये राग इस भाव से उत्पन्न है। तो उन्होंने कहा कि बेटा उत्पन्न है वो बोला जाता है, उत्पन्न है माना जाता है। उनका माना जाता है, बोलो उत्पन्न माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो हो उत्पन्न सकता है माना राग जाता है। बिल्कुल पुराना हो, ठाट का तो अभी समय। तो ऐसा क्यों मतलब है और माना जाता है? वही मतलब अब हम यहाँ पे एक रिसर्च का पेपर कह सकते हैं कि हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर रहे हैं कि ये है, क्योंकि हम तो उन्हीं मत को मान रहे हैं ना। तो
अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि हम किस चीज की चर्चा कर, भातखंडे जी की ही बनाई हुई चीजों की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है। जी क्योंकि हमने ओरिजिनलिटी से तो ना भातखंडे जी को देखा है ना उनके शास्त्र पक्ष या क्रियात्मक पक्ष को तो ये भी देखा है। चीजें भी ऑथेंटिक नहीं है कुल मिलाकर के। नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है बट हम तो उनको फिर क्यों माना जाता है? होना चाहिए। नहीं, हम लोग के पास ये प्रूफ नहीं है कि वो राग पहले आया था कि वो थाट पहले आया था। प्रूफ भी है, लेकिन हम कभी भी किसी नहीं, नहीं। अपना विचार केवल कह पूरा सकते हैं कि क्वेश्चन हाँ बताइए, ऐसा क्या है, है? बट जब हम कभी भी दूसरे पूरा का क्वेश्चन विचार बताइए। मानते हैं तो उस पे हमेशा ऐसा हो सकता है कहकर ही संभावित जिसमें उस पे बदलाव ही होने के करना। चांसेस होते हैं उसको माना जाता है, ऐसा करके कह दिया जाता है। आप क्वेश्चन अपना बताइए पूरा। जैसे मैंने जो है जब कौन सा राग था? राग कौन सा था? कोई राग जो है हाँ, हो सकता है, राग कोई भी हो कोई सकता भी है, राग ये हो पॉइंट। सकता है, घर भी हो सकता है, बारिश हो सकती है। तो मैंने कह दिया था कि ये इस थाट से इस उत्पन्न थाट से उत्पन्न है। है। ठीक है। तो उन्होंने कहा उत्पन्न है न मत कहो, उत्पन्न माना जाता है ऐसा कहो। तो मैंने उनसे ज़्यादा क्लियर नहीं मांगा क्योंकि छात्र बिगड़ भी जाते, मुझे नंबर कम देते अगर ज़्यादा वो करता। कुछ राग ऐसे होते हैं ना दो थाटों से वो माने जाते हैं। चांसेस होता है कि इसमें हाँ, फेरबदल हो बिल्कुल सकता सही है। बात। देखिए, सही बात खुद से ही निकल के आपके बीच से हाँ, दो थाटों से भी माने जाते हैं। ऐसा कौन सा राग है? हाँ। कई हमारी राग है जैसे कि जो दो थाटों से माने जाते हैं, मतलब वो किसी एक थाट में हाँ, होते नहीं, कंपलसरी मतलब नहीं होता। जैसे परमेश्वरी है वो हमारा, हाँ। उसको समाज में भी लोग कई मानते हैं, राग वैसे हैं। भी मानते हैं। बट उसका थाट हम भैरव कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो रागान पद्धति से भैरव अंग से गाया जाता है। तो नहीं, उसमें सभी रागों में तो ऐसा लिखा नहीं। माना जाता है। वो लिखा नहीं होता नहीं, कि कुछ उत्पन्न नहीं, हुआ। कुछ का डिफाइन नहीं होता है। उसका ये नहीं, ये रीजन भी हो एक सकता है। बात कहने का तरीका है थाट कि भाई में ये थाट से उत्पन्न है किसी किसी राग के या थाट में उत्पन्न विवाद माना होता है। जाता है। ये एक दो ढंग हो गए, ये माना दो ढंग हो गए। इन दोनों में फर्क है। मैम, माना जाने का ये मतलब है कि भातखंडे जी ने अपने मत से बहुत चीज़ें नहीं दी हैं। कलेक्शन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत जगह उन्होंने कराई थी, तो बहुत लोगों का मत है उसमें, इसलिए वो माना जाता है। विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कभी भी आप राग परिचय में देखेंगे तो उन्होंने कई तरीके अपना ही मत सिद्ध नहीं किया है। यस मैम। उन्होंने अपना ही मत सिद्ध नहीं किया है, उन्होंने सभी विद्वानों को लेकर चले हैं। हाँ, और हर और और फिर- फिर उसमें लिखते हाँ। हैं कि कई विद्वानों का ऐसा हाँ, है, ऐसा विद्वानों मत है, द्वारा माना किंतु ये वाला मत अधिक प्रचार में। जी मैम ऐसी वो चर्चा माना है। जाना कहना सही है। हाँ, नहीं, ठीक है। नहीं, यार क्या। अब ठीक है। जी और कोई अब जैसे वो misconception, मैम कोई वो- संशय? मैम वो ललित राग है ना, तो वो दो थाट से गाया जाता है, एक पूर्वी से एक मारवा से। हाँ, तो ये भी तो चीज़ है यस ऐसे। मतलब हाँ, अब दो मत तो हो आप गए नहीं कह ललित सकते के। कि मतलब हाँ, ये- कंफर्म कि तो हाँ हम मारवा उससे से मान रहे हैं, हाँ। हम कह सकते हैं कि इससे माना जा रहा है। जैसे कौसी कानड़ा एक प्रचलित राग जी, है, जी। कौसी कानड़ा एक मालको संघ से गा रहा है, एक बागेश्वरी अंग से गा रहा है। जी अब दो मत हो गए, अब किस मत से हमको ऑथेंटिक मानेंगे? है तो दोनों मत अपनी जगह सही, दोनों ही ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक सही है या दूसरा गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते। पर हम किस संघ से गाते थे? मालकों संघ से ज्यादा हाँ, प्रचलित है। हाँ, मालको संघ से ये ज्यादा प्रचलित है, कौसी कानड़ा। तो हम इसको ज्यादा प्रचार में कौन सा आ गया? मालको संघ, उसमें प्रभावी हो गया। तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि बागेश्वरी अंग से नहीं गाया जाता। जी अधिक प्रचलन में है मालको संघ से, हाँ, उसी को माना जाएगा। तो जो दो मत है, उन दोनों मत की जानकारी होनी चाहिए आपको कि हाँ ऐसा भी इसमें हो सकता है या ऐसा भी किया जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि माना जाता है। अब ये बात क्लियर हो गई? हो गया, गला निकाल के बाहर रख दिया। तो राग क्या है, राग में और क्या क्या किया जाना चाहिए? चलो अब हम अपनी चर्चा करते हैं। राग क्या है, क्या क्या किया जाना चाहिए आज के आधुनिक परिवेश में, क्या होना चाहिए और क्या नया कर सकते हैं? समय का जो है बंधन वो खत्म समय हो तो जाना परिवर्तनशील है कि क्या होना चाहिए। जैसे हमारी जो आधुनिक दर्शक हैं, श्रोता हैं, शास्त्रीय संगीत की महफिल में जैसे बुजुर्ग लोग ही अक्सर दिखते हैं, चाहिए। क्या युवा पीढ़ी को इसका रस नहीं लेना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना। तो उससे परिवर्तन, जो हमारी पुरानी बंदिशें हैं जिनका आज प्रसंग नहीं है, जैसे कुछ बंदिशें हैं, जैसे राग तोड़ी में एक बंदिश है तेरो बल प्रताप, वो अकबर के ऊपर है कि उनके तानसेन जी ने खूब उनकी तारीफ करी कि आप सूर्य समान हैं, हाँ, आप ये हैं। मगर आज के जनरेशन को अकबर से क्या मतलब है, ना हमने उनको देखा, ना उनका हाँ। हम चरित्र या उनका चित्रण कर सकते हैं। तो
तो ऐसी बंदिशें होनी चाहिए जो आम जनमानस को भी जोड़ हाँ, सके, जो आज की connect यंग कर सके। जनरेशन को भी जोड़ सके। उसमें मतलब हमारे मैम एक मतलब उस टाइम पे मतलब जैसा परिवेश था वैसी हाँ, बंदिशें हुआ करती हाँ, थी। वैसी आज बंदिशें। का जैसा है तो वो कनेक्ट करने के लिए मतलब लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए नहीं, रागों एक की। राग में कई कई बंदिशें जी, होती हैं, हाँ। जैसे कुछ भक्ति प्रधान होती हैं, कुछ वीर रस प्रधान होती हैं ज़्यादातर, और कुछ श्रृंगार रस श्रृंगार रस। प्रीतम के ऊपर होती हैं। तो किन बंदिशों को वरीयता मिलनी चाहिए, ये युवा पीढ़ी से क्वेश्चन है मेरा। मैम तुम लोग तो भविष्य हो संगीत के। राग के स्वरूप के अनुसार मान लीजिए हम तोड़ी गा रहे हैं तो तोड़ी में वीर रस की बंदिश नहीं अच्छी लगेगी, तो उसमें थोड़ा सा हमारा गुड, बहुत बहुत कोई ऐसी वो करुणा हो उस बंदिश में, या फिर कोई वियोग का श्रृंगार हो, तो ऐसे कुछ हम लोग कर सकते हैं उनको जैसे राग रस प्रधान भी होते, जैसे तोड़ी में तो रे गा रे सा, अब इसमें वीर रस की बंदिश तो किसी तरह से फिट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। या किसी की तो- प्रेज में भी बंदिश ना होनी चाहिए। अब तोड़ी में हम लोग किसी की तारीफ कर रहे हैं राजा महाराजा की, तो क्या फायदा। नहीं हो सकती। इसमें भक्ति रस की या करुण रस की ही जी। बंदिश जी इफेक्टिव रहेगी। ठीक। मैम बोल ही नहीं पा रहा। हाँ। मैम आजकल फ्यूजन म्यूजिक बहुत चला है कि अगर हम इंडियन क्लासिकल के साथ में कुछ ऐसा और फ्यूजन करने की कोशिश करें कि जो अभी जो जनरेशन है हाँ हाँ, वो उनको कुछ नहीं आता, उनको सारे गामा का कुछ पता ही नहीं सुनते ही नहीं है, है। तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, करना चाहते और क्या कहते हैं, एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं। हाँ। गाने को भी ऐसा हाँ। हम लोग उसको क्रिएटिव बनाएं क्या कि हमें जिससे- ऐसा करना चाहिए कि हम उसको यंग जनरेशन में पॉपुलर कर दें, जी, जी। क्लासिकल म्यूजिक को, जिसकी विदेशों में तो आज बहुत मांग है, हाँ, जी कितना सुकून मिल रहा है, जी जी शांति मिल रही है, तो हमें किसी और म्यूजिक से तो शायद नहीं मिलती। जो क्लासिकल प्रेमी है वो तो क्लासिकल ही ढूंढता है सुनने को, जी और जब श्रोता वहाँ मौजूद होते हैं कंसर्ट्स में तो दिखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या और ज़्यादा मैम है। क्या कहते हैं जो टीचर और क्या कहते हैं बच्चों का जो संवाद होता है पहले के तरीके नहीं होता है। अभी क्या है जो बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं मतलब हाँ। जैसे अगर प्राइवेट सीख रहा है कोई बच्चा या किसी से टीचर से तो क्या कहता है आप मेरे अकॉर्डिंग सिखाइए, आप मुझे ये गाना बताइए, हाँ, मुझे और कुछ exactly। नहीं सीखना है। बिल्कुल सही हाँ है। मतलब आप ये सब रहने दीजिए, मुझे ये गाना बताइए। मैम इंस्टीट्यूशन का भी हाल है, तो इसके लिए मेरा जो समझना है कि हमें तो आगे तुम लोगों को टीचर बनना है, मैम स्कूलिंग लाइफ तो तुम लोग कैसे या हैंडल तो- करोगे इन सब चीज़ों को। देखिए हमें अपनी विधा से तो अलग नहीं हटना हाँ, है कि हाँ, मान अपनी लीजिए विधा से- हम फिल्मी गाना सिखाने लगे बच्चे को, नहीं, विधा अपनी से नहीं, अपनी हाँ, विधा को ऐसे प्रस्तुत करें हाँ। कि वो भी उसको लगे कि नहीं नहीं ये भी अच्छी चीज है और इसको हम बेसिक बुनियाद तो हमारी यही है ना, तो हमारी और मैम बुनियाद से हटके हम अलग तो नहीं जा जी, जी। सकते, या रागों से हटके तो हम अलग नहीं जा सकते ना। जी क्लासिकल में भी हम कई सारी चीजें दिखा सकते हैं कि इसमें कहाँ वेस्टर्न आ सकता है, किसमें कहाँ जैज आ सकता है, इसमें कहाँ हमारा पॉप म्यूजिक आ सकता है, अलग अलग संवाद कैसे हो तराने सकते को हम पॉप से कैसे जोड़ सकते हैं, जी या दोनों का फ्यूजन कैसे कर सकते हैं, जी तो इस तरह से एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है बच्चों मतलब में। बहुत जल्दबाजी में रहते हैं वो लोग, बहुत तुरंत मतलब 1 महीने में सब तैयार हो जाए। क्वेश्चन मेरा ये भी है, हाँ। क्वेश्चन नहीं मतलब हम बाकी तो नहीं, आजकल जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, आई एम हाँ। सॉरी टू से अगर यहाँ पे कोई हो, तब उन्होंने पाश्चात्य संगीत को इतना हावी कर दिया है हमारे ऊपर कि बच्चा अगर विश्वविद्यालय स्तर पे आकर संगीत सीखना भी चाहे ना, तो जो उसको वो बैकग्राउंड मिला है सिर्फ इंग्लिश 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 और इंग्लिश। हम अपनी बेटी का ही कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब क्लासिकल करती 4th ईयर प्रयाग संगीत समिति से पास कर लिया है, ओके, हम उसको लेकिन अभी पूरी तरह कुशल नहीं मानते। बट मैम क्या वो स्कूल में उसको उतनी वरीयता दी जाती है कि वो स्कूल में तो खूब दी जाती, क्वायर में उसको पकड़ के रखा जाता है, बट मैम वो परफॉर्म क्या करे, ग्रुप सॉन्ग क्योंकि एक उसके अंदर वो एक बचपन से रहा है, जेनेटिकली है, वो है म्यूजिक रहा है, और वो क्या करती है, भागती है। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा उसका भागना, जी। क्योंकि मैं खुद म्यूजिक से हूँ, वोकल से हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा बेटा ऐसा मत करो, ये मम्मी सर जबरदस्ती रख देते हैं, मैंने कहा इसको जबरदस्ती मत समझा करो, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल हाँ। वो जो कर रहे हैं वो इंटरेस्ट उसका डेवलप ही नहीं कर पा रहे, उस बच्चे की गलती नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं तो क्योंकि वो क्लासिकल सीख रही है और उसको वो मेरे साथ फोक गाती है, मेरे साथ भजन गाती है, हर चीज गाती है। मैं कहती हूँ उससे बेटा ये ना गा के तुम्हें ये गाना है,
हालांकि अभी उसका लेवल थोड़ा अभी उतना बढ़ नहीं पाया है, लेकिन हाँ कर लेगी। फोक गाती है, खूब ऊंची पिच से भी गाती है, खूब इंटरेस्ट लेती है, खूब करती है। लेकिन स्कूल में क्या उनका इंटरेस्ट कंटिन्यू कर पा रहे? वो नहीं। बड़ी चीज से शुरू करने के पहले जो शिक्षण जो दे रहे हैं वो डबल उनको- बीट का वो म्यूजिक और जो भी रिदम बता रहे हैं, जो ट्यून बता रहे हैं, वो उसका इंटरेस्ट साथ लेके चल नहीं पा रहे हैं। जी। अगर उसको साथ लेके चले तो शायद वो और आगे जाए, जी, बिल्कुल। क्योंकि क्वायर्स में तो वो पीजी से रही है। बच्चे का भाई गा के सुनना, बस ठीक गा रहा है, इसको तो रखो। क्या कहती कि मम्मी हम तो छुप के भागते हैं। हमने कहा ये तो बहुत गंदी बात है, ये तो बहुत गलत बात है जो तुम्हारी मम्मी म्यूजिक से है, तुम चुप। तो बोली कि मम्मी ऐसा नहीं है, हम गाना तो चाहते हैं लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट वो डेवलप नहीं कर पाया। जी। संगीत को हमें किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए? जब रुचि होगी तभी तो बच्चा भाग के आएगा, बिल्कुल। सब छोड़ के आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट छोड़ के आ जाएगा। हम उसको ऐसा बनाए तो मेरी चर्चा का जो विषय है ये है, जी। हम उसको ऐसा बना तो ले। कहीं ना कहीं कमी है जो हम इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसलिए ये युवा पीढ़ी इससे भाग रही है। जी। और जब हम उन चीज़ों को दूर करके आगे बढ़ेंगे तो शायद जब हम करेंगे तो ये भाग के, जैसे एक टाइम था जब क्लासिकल में भीड़ लगी रहती थी, गाने के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ होती थी। हमारे सामने तक 50-50 बच्चे बीए में होते थे। आज वो संख्या कम होती जा रही है। कई चीज़ों को प्रभाव था मैम, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था क्लासिकल का। हाँ। और और फिलहाल तो म्यूजिक तो हमारे एक जनमानस का अंग है, हाँ हमारे प्रतिदिन के जीवन का एक अंग है। क्या है, उदासीनता बढ़ रही है रैपर ने उनका सारा वो ले लिया। भाई, डलनेस बढ़ेगी, उदासीनता बढ़ेगी। बचपन का प्यार टाइम बस का हाँ। निरर्थक गाने, निरर्थक जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। और उन गानों में एंजॉय कर रहे हैं। जी। हमारी जो जनरेशन है उन गानों को एंजॉय कर रही है। मैम उन्होंने एक इंटरेस्ट पैदा कर लिया है हाँ, वैसा कि हाँ। वो एंजॉय फ्यूजन म्यूजिक का भी इंटरेस्ट पैदा कर अरे लिया। मैम वो गाते भी वेस्टर्न तरीके से हैं, मतलब वो इंडियन गानों को भी वेस्टर्न तरीके से गाने का कोशिश करते हैं। हाँ। आप अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों की स्क्रीनिंग लीजिए, आधे आपको ऐसे मिलेंगे जो हिंदी गानों को वेस्टर्न ढंग से गा रहे हैं, फॉलो करते हैं वो उन्हीं चीजों को। उनके एक्सेंट फॉलो करते हैं। हाँ, एक्सेंट फॉलो करते हैं, मतलब वो Accent जब follow बोलेंगे, करते हैं। जब भी नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे। हाँ। और उस चीज में बड़ी अपनी तारीफ समझते हैं। सही कह रहे हैं आप। उस चीज में अपनी बड़ी तारीफ समझते हैं। हम जिस चीज को शालीनता को लेके चलेंगे या अब उसमें बड़े ओवर स्मार्ट बन जाते हाँ, हैं। अगर किसी से को गजल तो कहेंगे गजल, ये कौन से गाने की चीज है? नहीं 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 मैम, बॉलीवुड गवाइए। हाँ। ये आजकल का लेकिन इसमें जो स्टेप लेना पड़ेगा वो किसे लेना पड़ेगा? टीचर्स को। बस मैं यही बात सुनना चाह रही थी। स्टेप जो लेना पड़ेगा वो किसको लेना पड़ेगा? टीचर्स टीचर्स को उनको लेना इस पड़ेगा, तरीके से एक प्रेजेंट और किसी को जो मूवीज बनाते हैं। हाँ क्योंकि हम आइडियल उन्हीं को मान लेते हैं। अगर आप प्लेट में खिचड़ी को भी सजा के परोसेंगे तो वो खा लिया जाएगा। हाँ। प्रेजेंटेशन। अभी अगर किसी मूवी में ऐसा कोई गाना आ जाए इसमें क्लासिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ और काफ़ी फेमस हो जाए तो फिर लोग आ जाते का जो हैं सॉन्ग आया था सीखने के लिए। अलबेला से। अलबेला साजन आए हुए, बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत अभी वो कितना फर्क पड़ता है। पॉपुलर हुआ था। बंदिश बैंडिट्स के गाने आए हैं जो जावेद अली जी ने गाए हैं, काफी इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, अगर हम इन चीजों को लेके आगे, जैसे